तो बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने आपका सब्जेक्ट लेकर फिजिक्स। और बच्चों पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, आइए देखते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको विद्युत आवेश और द्रव्यमान में संबंध बताया था। आई होप आप सबको यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आज क्लास के आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब यहां तक आवेश के बारे में हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है ना। अब आवेश से संबंधित छोटे छोटे क्या प्रश्न आते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए शॉर्ट पॉइंट्स में क्या चीजें हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि आवेश के कई मात्रक होते हैं। हमने आवेश के मात्रकों की चर्चा करी थी, जरा देखिएगा इसको। जैसे पहला मात्रक क्या हमने बताया था, Q बराबर I इंटू टी। ये होता है, ये कहां से होता है, जब कक्षा 10 में आप पढ़ते हो I बराबर Q बटे टी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो वहां से Q बराबर आई टी। मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। एक मात्रक ये हो जाता है। और क्या मात्रक है इसका, कूलाम। क्या मात्रक है, कूलाम। ये एसआई प्रणाली के मात्रक हैं। किस प्रणाली के मात्रक हैं, एसआई प्रणाली। एक दूसरा मात्रक हमने आपको बताया था इसका, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है भाइयों। किस पद्धति का मात्रक है, सीजीएस पद्धति का। और अन्य मात्रकों में इसका एक मात्रक क्या होता है, ईएमयू होता है। क्या होता है, ईएमयू होता है अन्य मात्रक। तो ये मात्रक आई होप आप सबको याद होंगे। तो देखिए कभी कभी क्या पूछा जाता है आपसे कि एक ईएमयू में कितने कूलाम होते हैं। एक ईएमयू में कितने कूलाम होते हैं, एक कूलाम में कितने एएसयू होते हैं, कितने एएसयू होते हैं। देखिए तो लिखा हुआ है क्या, एक कूलाम में 3 गुणे 10 के घाते 9 ईएसयू होते हैं। एक कूलाम में 3 गुणे 10 के घाते 9 ईएसयू होते हैं। और एक ईएमयू में 10 कूलाम होते हैं। एक ईएमयू में 10 कूलाम होते हैं। देखो जरा इधर एक कूलाम किसके बराबर, 1/10 ईएमयू के। एक कूलाम बराबर 1/10 ईएमयू के। तो अगर एक ईएमयू पूछे तो इधर आ जाएगा, यानी एक ईएमयू 10 कूलाम के बराबर। वहीं तो मैंने यहाँ लिखा हुआ, एक ईएमयू में कितने कूलाम, 10 कूलाम। एक कूलाम में कितने ईएसयू, 3 गुणे 10 के घाते 9 ईएसयू। याद रहेगा। तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि एक कूलाम, ईएसयू और ईएमयू में क्या संबंध होते हैं, ये संबंध है। और एक कूलाम में इतने ईएमयू और एक ईएमयू में, मैंने फिर बता रहा हूं मैं, 10 कूलाम। ठीक, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए आपसे पूछा जाता है अल्फा कण पर कितने आवेश होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अल्फा कण होते क्या है। अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, 2He4। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है। और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। कितना होता है, प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, प्लस 1.6 गुणे 10 के घाते -19। और 2 गुना का मतलब 2 से गुणा, यानी 3.2 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 3.2 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 3.2 गुणे 10 के घाते -19। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए इधर देखिए अल्फा कण पर आवेश हो गया। अब देखिए यहां लिखा हुआ भी है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना, 3.2 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। अब देखिए
एक हमसे पूछा जाता है ये जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं, वैद्युत बल। वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण वैद्युत बल और प्रतिकर्षण वैद्युत बल। आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो देखिए ये पूछा जाता है कि जो स्थिर वैद्युत बल है यानी स्थिर इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो किस प्रकार का बल है? संरक्षी बल है या असंरक्षी बल है? संरक्षी या असंरक्षी? तो स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो क्या होता है? संरक्षी बल। जैसे घर्षण बल हुआ तो ये असंरक्षी बल का उदाहरण है। घर्षण बल किसका उदाहरण है? असंरक्षी बल का उदाहरण है। तो याद रखिएगा स्थिर वैद्युत बल यानी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैसा बल होता है? संरक्षी बल होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या वीडियो को रोककर क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? चलिए आगे देखा जाए। अब देखिए ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में अति लघुत्तरी में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। हमने आपको पहले ही कहा कि हम लोग छोटी से छोटी चीजों को पढ़ते हुए बड़ी से बड़ी चीजों तक पहुंचेंगे। तो देखिए सवाल लगाते कैसे, जरा इसको देखिए, पढ़िए सवाल को। एक वस्तु पर एक कूलाम का ऋण आवेश है, एक कूलाम का क्या है? ऋणावेश है। उस पर सामान्य से कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है या कमी है? देखिए मान किसका दिया? सवाल को पढ़ के पहले लिखना सीखिए कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। ये चीजें अगर आप लिख लेते हो तो क्या करोगे? आराम से सवाल को लगा लोगे। देखो किसी वस्तु पर एक कूलाम, कूलाम किसका मात्रक? आवेश का, यानी मान किसका दिया हुआ है? आवेश का दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? आवेश का दिया हुआ है। एक कूलाम यानी Q का मान एक कूलाम। ऋणावेश है, वस्तु पर ऋणावेश होने का मतलब कौन ज्यादा हो सकता है? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? भैया मेरे अगर किसी वस्तु पर ऋणावेश है यानी उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। तो ये बात का तो उत्तर मिल गया कि इलेक्ट्रॉनों पर क्या होगी? वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, क्योंकि क्या है उस वस्तु में ऋणावेश। अगर धनावेश होता यानी प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती अर्थात इलेक्ट्रॉनों की क्या होती? कमी होती। ठीक है, तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी हमें क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, यानी किसका मान पूछ रहा है हमसे? n का मान पूछ रहा है। चलिए हम जानते हैं फार्मूला क्या पढ़े हम लोग? Q और n मिल गया है तो Q बराबर फार्मूला एकदम बेसिक सा फार्मूला n। Q का मान 1, n का मान पूछा जा रहा है, E का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के घाते -19। इधर लेके आएंगे n बराबर 1/1.6 गुणे 10 के पावर -19। 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा क्या होगा? हो जाएगा 1.0 गुणे 10 के पावर +19 अपान 1.6। देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको 100 कर लेते हैं, इसको 18 और ये बट्टे के 16। देखो 1 10 इससे लिया 10 हो गया, ऊपर नीचे 10 से गुणा किया 100 और 16 काट देते हैं। 16 छक्का 96, 4 16 दूना 32, 8 16 पचे 80। अब ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या रही होगी? अधिकता रही होगी। तो यहां क्या लिख देंगे? अधिकता। ये आपका आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए अगला छोटा सा क्वेश्चन क्या है, मूल आवेश से क्या तात्पर्य है, इसका मान क्या होता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है मूल आवेश क्या होते हैं, किसी आवेशित वस्तु अथवा आवेशित कण पर आवेश के न्यूनतम संभव मान को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। फिर से सुनिएगा, मैंने कल के नोट्स में आपको दिया हुआ है, किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश के न्यूनतम संभव मान को मूल आवेश कहते हैं। और किसी वस्तु को आवेशित होने के लिए उसका कम से कम वैल्यू कितना होना चाहिए, ई के बराबर होना चाहिए। और ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10 के घाते -19 कूलम। तो मूल आवेश क्या होता है, हमने लिखवा भी दिया है, आपको नोट्स में दिया भी है, बोल भी रहे हैं, किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश के न्यूनतम संभव मान को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 × 10 के घाते -19 होता है। चलिए नोट कर लीजिएगा, या वीडियो को रोककर आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप आराम से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए। अब देखिए सवाल क्या है, ये अभी छोटी छोटी सवालें हैं, इसके जस्ट बाद हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होगा, 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होगा। तो आवेश का मान दिया हुआ है कितना, 3.2 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉनों, यानी इलेक्ट्रॉनों के हमसे क्या पूछी जा रही है, संख्या, यानी कि ये किसका मान पूछा जा रहा है बच्चों, n का मान। फिर छोटा सा आवेश में भी एक ही फार्मूला ही पढ़े हम लोग, क्या, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, Q का मान 3.2, n का मान पूछ रहा है, E का मान 1.6 × 10 के पावर -19। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3.2 बट्टे 1.6 × 10 के पावर -19। -19 ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3.2 × 10 के पावर +19 बट्टा के 1.6। 16 दूना 1.6 से 2 बार में कट जाएगा 3.2। ये हो गया आपका आंसर, लगा लीजिएगा। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम लोग छोटे क्वेश्चन को हल कर लेंगे, हम लोग इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसको हल करेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखा जाए। अगला प्रश्न देखिए, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। हमने आपको आवेश का क्वांटम सिद्धांत पढ़ाया, आवेश का क्वांटम सिद्धांत किसको किसको याद है भाई पिछले क्लास का, बताइए। आवेश का क्वांटम सिद्धांत, किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर उत्पन्न आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, यानी Q बराबर Ne, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। यही क्या होता है, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण होता है, या आवेश का क्वांटम सिद्धांत इसी को कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात, तो आप लिख लीजिएगा आंसर इसका। क्या लिखेंगे, किसी वस्तु अथवा कण पर उत्पन्न आवेश मूल आवेश
ई का पूर्ण गुणज होता है। ये मैंने पीछे भी आपको दिया हुआ है नोट्स में, अभी भी दे रहे हैं लिख के। अर्थात Q बराबर यानी अतः Q बराबर एन ई, जहां n बराबर 1 2 3 ये होता है इसका आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या वीडियो को रोक कर क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। आवेश की प्रकृति को देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। आवेश की प्रकृति यानी आपको पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये कैसे पता चला, इनकी प्रकृति को कैसे पता चला? तो ये एक वैज्ञानिक थे मिलिकन। इन्होंने तेल की बूंद के प्रयोग द्वारा, तेल की बूंद के प्रयोग द्वारा आवेश की प्रकृति को क्या किया, ज्ञात किया। किस प्रयोग द्वारा ज्ञात किया गया? तो मिलिकन का तेल की बूंद के प्रयोग द्वारा। तो इसको आंसर लिख देते हैं हम पहले, आप ये लिखिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर लिखेगा मिलिकन की तेल के बूंद के या की प्रयोग द्वारा। ये कभी कभी आपसे 1 नंबर में आराम से पूछ लिया जाता है कि आवेश की प्रकृति को किस प्रयोग द्वारा ज्ञात किया गया। तो क्या हो जाएगा, मिलिकन की तेल के बूंद के प्रयोग द्वारा। मिलिकन कौन थे? मिलिकन एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। इनका पूरा नाम रॉबर्ट मिलिकन था। वैज्ञानिक मिलिकन ने तेल की बूंद के प्रयोग द्वारा आवेश की प्रकृति को ज्ञात किया था कि धनात्मक और ऋणात्मक। चलिए आगे देखा जाए। अब देखिए, छोटे छोटे आंकिक प्रश्न हैं जो अभी तक हम लोग आवेश को पढ़े, और आवेश में सिर्फ एक ही फार्मूला पढ़े, Q बराबर एन ई। एक टॉपिक पढ़े हैं तो उसी पे ये छोटी छोटी सवाल है। आइए थोड़ा लगाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। कोई एक चालक है जिस पर जब वो उदासीन रहा होगा उसकी अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? 500 इलेक्ट्रॉन अधिक है। ये 500 क्या है भैया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि अब कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? 500। चालक पर आवेश के मान, चालक पर आवेश के मान तथा प्रकृति बताइए। आवेश का मान मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है? Q का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है? Q का मान। और प्रकृति, भाई इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति क्या होती है? ऋणावेशित होती। क्या होती है? ऋणावेशित। तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक है तो वो जो वस्तु होगी वो कैसी होगी? ऋणावेशित होगी। अगर यहीं पे कहता कि 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो 500 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी उनसे ज्यादा कौन होंगे? प्रोटॉन होंगे, यानी धन आवेश ज्यादा होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए? कमी हो जाए तो वस्तु धन आवेशित, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो वस्तु ऋणावेशित। समझ में आ गई होगी बात। आइए जरा देखा जाए। तो फार्मूला क्या है भैया? Q बराबर एन ई। Q का मान निकालना हमको, एन का मान 500, ई का मान देखिए Q बराबर
इसको देखो 500 को आप क्या लिख सकते हो, आपको एकदम सिंपल सा करके बता रहे हैं। हो गया। अब देखो 19 -19 + 2 कितना बचेगा, -17। 16 पचे 80, एक अंक पे दशमलव। कैलकुलेशन आपको करना है, आप चाहे जैसे कर सकते हैं। चाहिए 1 मिनट, सॉरी। n का मान है 500, q का मान हमको ज्ञात करना है। q बराबर NE 500 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19। q बराबर गुणा वगैरह कैसे किए थे हमने बता दिया था, हट गया है वो, अभी इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, प्रकृति बताना है तो भैया इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो क्या हुआ, ऋणावेशित हो जाएगी वस्तु। कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। वस्तु कैसी हो गई मेरे भाई, ऋणावेशित हो गई। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। सवाल समझ में आए तो आराम से पढ़िए। सबसे पहले देखिए, फिजिक्स के सवाल को लगाने में सबसे पहले करना क्या होता है, इसको पढ़िए। पढ़ के ये देखिए दिया क्या गया, किसका मान दिया गया है, पूछा किसका मान गया है। तो फिर जब उन चीजों को आप नोट कर लेंगे तो आप सोचेंगे कि ये जो चीजें दी गई हैं और जो पूछी जा रही हैं, इनके बीच हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला लगा के वैल्यू रख देंगे, गुणा भाग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। ये सवाल देखिए, 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा। मतलब कहा क्या जा रहा है कि कहीं पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है या कुछ इलेक्ट्रॉन है जिनमें सबका द्रव्यमान अभी कितना है, 75 किलोग्राम है। जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनमें सबका द्रव्यमान भी कितना है, 75 किलोग्राम के द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। ठीक। और पूछा जा रहा है कुल कितना आवेश होगा, Q का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए ये यम का मान दिया हुआ है, Q का मान पूछ रहा है। कोई ऐसा फार्मूला आप पढ़े हो जिसमें द्रव्यमान हो और आवेश पता चल जाए? नहीं, हम तो गुरुजी यही पढ़े, Q बराबर NE से, यही पढ़े हम। तो देखिए अब टोटल द्रव्यमान कितने हैं इलेक्ट्रॉनों के, 75 किलोग्राम। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है आपको पता होगा, 9.1 गुणे 10 के घाते -31 kg। अब इसकी सहायता से हम n का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे हम कहे, उदाहरण से समझिए, हमने आपसे ये कहा कि हमारे पास कुल 100 kg आम है। मान लीजिए आप, समझिए हमारे पास टोटल कितने kg आम है, 100 kg आम है, और उसमें प्रत्येक आम का वजन 5 kg है, प्रत्येक आम। समझिएगा उदाहरण से, जितने भी उसमें आम होंगे, अभी संख्या नहीं पता, उसमें प्रत्येक आम कितने के होंगे, ये बस हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। 5 kg का कोई आम जल्दी होता नहीं। समझिए हमारे पास टोटल कितने kg आम है, 100 kg। उनमें सभी आम, प्रत्येक आम एकदम बराबर द्रव्यमान के और कितने के हैं, 5 kg। तो बताइए कई आम आएंगे? तो कहोगे गुरुजी 100 के रहे होंगे, अब प्रत्येक 5 के हैं तो कितने के आ जाएंगे, 20 आम आ जाएंगे। तो क्या किया आपने, टोटल कितने द्रव्यमान के आम थे और उनमें प्रत्येक कितने द्रव्यमान का है, टोटल में प्रत्येक वाले से भाग दे दिए तो संख्या निकल आई। वही यही इधर भी तो करना है। देखो टोटल कितने केजी इलेक्ट्रॉन है, 75 kg, और उनमें से एक तो कितने का होता है, 9.1 गुणे 10 के घाते -31 का। तो n का मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 75.0 बटे
9.1 गुणे 10 के घाते -31। इसको लेके जाएंगे आप 9.1 भाग दे देंगे 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, दशमलव का आपका आ जाएगा 72, 3 9 दूनी 18 और 4 कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 8.24। आप कैलकुलेशन आराम से कर लीजिएगा, 8.24 गुणे इतने के समथिंग आएगा। आप लोग आराम से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतनी संख्या आ गई। अब निकल जाएगा n का मान आ गया तो आवेश का मान आ जाएगा। आइए देखा जाए, अब आवेश का मान क्या हो जाएगा, Q बराबर NE से Q का मान निकालना हमको, n का मान अभी अभी निकाले हैं। चलिए गुणा कर लीजिए, इधर देखिए 10 के पावर 11 सॉरी 12, इधर कर लीजिए गुणा। और 3 तो हो जाएगा आपका 13.184। इसको एक अंक हम और दशमलव लेके आ जाते हैं, 13.184 गुणे 10 के घाते 12। एक अंक और दशमलव लेके आ जाते हैं, 1.31 गुणे 10 के घाते 13 कूलम। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें बस एक बार क्या करना है कि पूरा इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान दिया गया है और उसकी सहायता से हमें सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लेने हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात कर लेना है, आवेश ज्ञात कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए, इसको आप लोग कर लिए होंगे, अभी हमने हल किया था। चलिए अब अगली सवाल देखते हैं, क्या है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर क्षण पर इतने कूलम का धनावेश आ जाता है। जरा देखिएगा एक बात, अगर कांच की छड़ को कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि इसके जो चार्ज होते हैं इसमें आते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर कहाँ आते हैं, इतने आते हैं। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल जाएंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने का इस पे धनावेश आएगा कांच की छड़ पे, और जितने इसमें से निकल के इसमें जाएंगे जितना इस पे धन आवेश आएगा उतना इससे इस पर क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो ज्यादा इस पे माइनस का चार्ज और उतना इस पे प्लस का चार्ज। देखिए इधर कहा यह जा रहा है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर क्षण पर 3.2 गुणे 10 के घाते -19 कूलम का धनावेश आ जाता है। ज्ञात कीजिए रेशम पर आवेश। तो भाई दो वस्तुओं को आप रगड़ रहे हो, एक पर जितने का धन आवेश आएगा उतना ही दूसरे पर ऋण आवेश आएगा ना। आवेश संरक्षण जैसे देखिए समझिए उदाहरण से, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस पे से, पहली वस्तु से दूसरी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे कितने का धनावेश आया, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया ना, यानी इस पे कितने का धनावेश आया 1.6 गुणे 10 के घाते -19 का। और इस पे अब कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, 7 से अब कितना हो गया 8 हो गया, तो अब इस पे माइनस कितने का आएगा -1.6 गुणे 10 के घाते -19 का। यानी दो वस्तुओं को जब घर्षण कराते हैं तो पहली वस्तु पे जितना धन आवेश आता है दूसरी वस्तु पर भी उतना ही कितना क्या आता है, ऋण आवेश आता है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि रेशम की छड़ पे कितने का आ जाता है
देखिए पहले का आंसर लिखिए, रेशम की सॉरी कांच की छड़ पर, कांच की छड़ पर कितने का धनावेश आता है, +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। आवेश संरक्षण से क्या हो जाएगा, जितना कांच की छड़ पर धनावेश आएगा उतना ही रेशम पर ऋणावेश आएगा। आवेश संरक्षण से क्या हो जाएगा, कांच की छड़ पर धनावेश बराबर रेशम की छड़ पर ऋणावेश, सही है, रेशम पर ऋणावेश। तो रेशम पर ऋणावेश कितना हो जाएगा, रेशम पर ऋणावेश -1 कितने का आया था, 3.2 का आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा -3.2 गुणे 10 के घाते -19 कूलम का। तो रेशम पर कितने का ऋणावेश आएगा, -3.2 गुणे 10 के घाते -19 कूलम का। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, ठीक। अब अगला देखिए, क्षण से रेशम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी क्षण से रेशम में कितने इलेक्ट्रॉन गए, जब इतने का आवेश आया इस पर क्षण पर तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए। तो दूसरा देखिएगा, ये पहला था, इसको नोट कर लीजिए, तुम दूसरा बताते हैं। देखिए अब कहा जा रहा है क्षण से रेशम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी क्षण से कितने रेशम में इलेक्ट्रॉन चले गए। तो क्षण पे पहले आवेश कितने का था, इतने का। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी जा रही है, इलेक्ट्रॉनों की क्या पूछी जा रही है हमसे, संख्या। तो हम क्या करेंगे, Q का मान पता, N का पूछ रहा है तो Q बराबर NE, Q का मान 3.2 इंटू 10⁻⁻19, N E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इधर देखिए, इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। N बराबर कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 1/1.6, कितना बचेगा, N बराबर 2। यानी कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे, तो कांच की छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे, किस पर, रेशम पर। भाई देखो इस पे कितने का धनावेश है, ऐसे आप सोच सकते हो कॉमन सेंस से, 3.2 गुणे 10 के घाते -19 का है, एक प्रोटॉन पे कितने का धनावेश होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 का, और ये 3.2 है, यानी जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे, तभी उस वस्तु पे 2 प्रोटॉन ज्यादा हुए होंगे और उस पे इतने का धनावेश आया होगा। एक कॉमन सेंस की बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा, या वीडियो को रोक के आराम से क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये सेकंड हो गया, इसका थर्ड वाला देखिए। अब देखिए, क्षण तथा रेशम में द्रव्यमान परिवर्तन, तो क्या द्रव्यमान होगा, क्षण से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने का ही द्रव्यमान परिवर्तन होगा, तो कितने का होगा, क्षण पर द्रव्यमान परिवर्तन। देखिए परिवर्तन डेल्टा एम बराबर कितने गए, 2, और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, जितने गए होंगे उतना ही तो परिवर्तन हुआ होगा, या एम ई लिख देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम ई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, या ईएम भी लिखा होता है कहीं कहीं, या एम ई भी लिखा होता है, तो ये होता है कितना, 9.1 गुणे 10 के घाते -31 kg एक का होता है। कई लोग गए, 2 लोग गए, तो 9.1 इंटू 10⁻31,
तो डेल्टा m बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 9 18। एक अंक और ले लीजिए, 1.82 गुणे 10 के घाते -30 kg, यानी कांच पर इतना द्रव्यमान कम हुआ होगा और रेशम पर इतना द्रव्यमान बढ़ा होगा, क्योंकि कांच से 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, तो कांच का क्या होगा, कांच की छड़ का द्रव्यमान घटेगा और रेशम का क्या हो, रेशम पे आए हैं तो रेशम का बढ़ेगा। ठीक, तो दोनों में समान परिवर्तन होगा, क्षण के द्रव्यमान में इतने की कमी होगी और रेशम के द्रव्यमान में इतने की वृद्धि होगी। बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिए, ये बातें आप याद रखा करिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये हमने कल आपको लिखवा दिया था, नोट कर लीजिए आप लोग। और देखते हैं हम लोग अगली सवाल। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, चलिए एक धातु के टुकड़े से, ये नहीं, चलिए मैं करवा देता हूं। एक धातु के टुकड़े से, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस पर 1 माइक्रोकुलाम का आवेश आ जाए। देखिए Q का मान कितना दिया, 1 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 के घाते -6 से गुणा कर देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है। Q बराबर Ne से, Q का मान 1.0 गुणे 10 के घाते -6। अब देखिए, एक 1.0 गुणे 10 के घाते -6, ऊपर ले जाएंगे 10 के घाते -19, कितना हो जाएगा, 1.6। n बराबर 1.0 गुणे कितना बचेगा, 1 10 इनसे ले लीजिए, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 6.25 गुणे 10 के घाते 12। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कहा यह गया है कि धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है कि उस पर 1 माइक्रोकुलाम का आवेश आ जाए, यानी इतना आवेश आ जाए, तो Q का मान कितना आ जाए, इतना आ जाए, यानी Q का मान दिया हुआ है और n का मान हमसे पूछ रहा है। Q बराबर Ne से Q का मान रखे, E का मान हम जानते हैं, कैलकुलेशन कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अब आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। धन्यवाद।